नमस्कार दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 9। अध्याय का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सामान्य तरीका है लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। तो ये सामान्य सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य से होता है तो वो उसी की भाषा बोलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भोजपुरी बोल रहा है या अवधी बोल रहा है तो लोग कहते हैं कि यूपी का है, बिहार का है, और उसे उसी स्टेट से जानते हैं उसकी भाषा के अनुरूप। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं होती है, उनका कुछ खास किस्म भी होता है। जैसे भोजन, वस्त्र, काव्य, संगीत, नृत्य, हर तरह से वो कुछ ना कुछ अलग होते हैं हर स्टेट से। आगे कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों में अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। तो किसी भी संस्कृति का विकास होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो संस्कृतियों का जब विकास होता है वो एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। जब कोई परंपराएं, कोई रीति रिवाज किसी दूसरे क्षेत्र में जाती हैं तो वहाँ वे एक नया रूप ले लेती हैं। आगे हम पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, हम आइए जानते हैं। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो चेर राज्य कब स्थापित हुआ? 9वीं शताब्दी में। चेर राज्य कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो कि आज का केरल राज्य माना जाता है। मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मलयालम भाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक मानी जाती है। आगे साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि लीला तिलकम पूछा सकता है कि लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। इसके अलावा यह किस का विषय है? व्याकरण और
काव्य शास्त्र का विषय है। किस शताब्दी में लिखा गया है? 14वीं शताब्दी में। आगे, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। याद रखेंगे कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा यानी कि लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। आगे, यहाँ बगल में बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, जो कि तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा में स्थित है। आगे, ज्यों-ज्यों इन मंदिर को तीर्थस्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इन मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर पर सबने अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने से वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो उनके नियंत्रण में आ जाएगी, वो भी उनका शासन स्वीकार कर लेगी। आगे, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था जो कि हमने अध्याय 2 में पढ़ लिया है। पृथ्वीराज के बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाए। पृथ्वीराज चौहान ऐसे शूरवीरों का मार्गदर्शन करते थे या उनके आदर्श होते थे। राजपूत शूरवीर, यहाँ पे बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये जो गीत होते थे किसके द्वारा गाते थे? चारण भाटों द्वारा, जो कि प्रशिक्षित होते थे। ये काव्य एवं गीतों ऐसे शूरवीरों की स्मृति की सुरक्षित रखते थे। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। तो जो चारण और भाटे थे, जो प्रशिक्षित चारण और भाटे थे, इनके द्वारा जो गाए जाते थे गीत शूरवीरों के,
उनसे यह आशा की जाती थी कि वह सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए उनके द्वारा गाए गए जो सूरवीरों की गाथा थी उनका अनुकरण जनता करे, ताकि उनसे लोग प्रेरित हों और प्रोत्साहित हों। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन गीतों से केवल राजा महाराजा लोग ही नहीं, साधारण जन भी आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो इन कहानियों में सभी का चित्रण किया जाता था। किन किन का? स्वामी भक्ति का, मित्रता का, प्रेम, शौर्य, क्रोध, सभी का चित्रण होता था। आगे, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? बिल्कुल जी हाँ। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। यहाँ पे कुछ क्षेत्र का नाम दिया गया है मानचित्र में। आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेवाड़ और चित्तौड़ क्षेत्र है राजस्थान में। इसके अलावा अवध यूपी में, उड़ीसा भुवनेश्वर, बीकानेर, ऐसे कई सारे क्षेत्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम पढ़ेंगे कथक नृत्य की कहानी के बारे में। कथक क्या है? एक नृत्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचकों को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलनों के प्रसार के साथ साथ कथक का एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, जिसे कहानी कहा जाता है, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो आपने जाना कथक के बारे में। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अथवा घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के राजदरबार में और लखनऊ में। यानी कि जो कथक है यह दो परंपराओं में फला फूला, जिसे घराना भी कहते हैं। पहला राजस्थान जो कि जयपुर के राजदरबारों में, दूसरा लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब, जिनका नाम है वाजिद अली शाह, के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। कथक जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके संरक्षण में भी कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन क्षेत्रों में भी नहीं बल्कि
1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यहाँ पे चित्र में नृत्य की कक्षा जो कि यहाँ पे दिखाई गई है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, जो कि नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। आगे अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल आ गया तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिली। आगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शास्त्रीय नृत्य हम किसे कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य का नाम हम किसे देंगे या शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसको मिलेगा या उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो यहाँ पे बताई जा रही है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है अथवा शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उनमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है ये विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक होता है यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। तो आइए हम कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य, केरल का कथकली, उड़ीसा का उड़िया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है। तो ये पांचों आप याद रखेंगे, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। 2 नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय एक लोक नृत्य। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ बगल में चित्र 6 जो कि एक दरबारी चित्र है, यहाँ पे कथक नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। आगे संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। तो यहाँ पे हम लघु चित्रों की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। तो लघु चित्र कैसे होते थे? लघु चित्रों को जल रंगों से कपड़ों या कागज़ों पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र जो सबसे प्राचीन लघु चित्र होते थे तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे।
तो जहांगीर के समय में, मुगल बादशाह जहांगीर के समय में जो चित्रकला था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। जहांगीर खुद एक चित्रकार था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनके दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। तो लघुचित्र जो बनाए जाते थे उसका आदान प्रदान भी किया जाता था, यानी कि एक दूसरे को दिया जाता था। और ये जो चित्र दिए जाते थे ये कुछ गिने चुने लोगों को ही दिए जाते थे, जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जो लोग हो गए, जो उनके करीबी लोग हो गए, उनके द्वारा ही देखे या दिए जाते थे। आगे, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल राज दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए, जैसा कि हमने अध्याय 10 में भी पढ़ लिया है। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो वहाँ के चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर उस समय जो नए नए क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे उनके दरबार में जाकर बस गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। सामान्य सी बात है, जब कोई चित्रकार एक दरबार को छोड़कर दूसरे दरबार में जाता है तो वहाँ के दरबारों को भी प्रभावित करता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहल शैली कहा जाता है। तो बसोहल शैली का विकास कहाँ पे हुआ? हिमालय के तलहटी क्षेत्र में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। इम्पॉर्टेंट है, रसमंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? भानुदत्त के द्वारा। भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली पर 1739 में, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के चित्रकार थे, वो वहाँ से पलायन होकर दूसरे क्षेत्र में आकर बस गए, जिससे एक नए चित्रकारी के रूप में और एक नए शैली के रूप में विकास हुआ। शैली का नाम है कांगड़ा शैली। तो चित्रकारी लोगों ने कांगड़ा शैली विकसित की। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। तो तलहटी क्षेत्र में क्या हो रहा है? हिमालय के तलहटी क्षेत्र में ही लघु चित्रकला का विकास हुआ। इसके बाद जब लोग दिल्ली के चित्रकार लोग तलहटी क्षेत्र में आकर बस गए तो वे क्या किए? एक नई शैली का विकास किए, जिसे कांगड़ा शैली कहते हैं। अब क्या हुआ? लघु चित्रों में क्या कर दिए? वे एक नई जान डाल दिए। कांगड़ा शैली के विकास होते ही लघु चित्रों में एक नई जान सी आ गई। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों की काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। आगे,
स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुषों भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। तो लघु चित्रों के दौरान जो स्त्री पुरुष होते थे वे बर्तन, दीवार, कपड़ों और फर्श पर भी कला करते थे, यानी कि कलाकृतियां को चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। आगे हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भोजपुरी बोल रहा है तो लोग जान जाते हैं कि ये बिहार का है। तो ऐसे ही उसके द्वारा बोले जाने वाली शैली से ही लोग जान जाते हैं कि वो किस राज्य से है। तो क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली भाषा किससे निकली है? संस्कृत भाषा से। आगे प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आगे यानी कि पहले ये बताया गया है कि जो बंगाली भाषा वो संस्कृत से निकली गई है, लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगर वे संस्कृत से उपजी भाषा नहीं बोलते थे तो वो किस भाषा से उनका विकास हुआ या उद्भव हुआ जिससे बंगाली भाषा निकली? आगे ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जो कि दक्षिण बिहार में के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो हमने जाना। आगे 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जो कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3 में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, यानी कि जब अकबर का शासनकाल था मुगल साम्राज्य में प्रशासन की भाषा फारसी थी। जहाँ तक उनका राज्य था, उनके राज्य में भी उनकी प्रशासनिक भाषा का ही नियंत्रण था। ठीक है, तो प्रशासनिक भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी समय के साथ साथ। आगे वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से
इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियों में बांटा सकता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणी में बांटा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जो कि मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। हमने अध्याय 8 में भी पढ़ा है। आगे दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। आगे आगे यहाँ पे मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में बताया गया है। नाथ लोग सन्यासी होते थे। जो नाथ लोग कैसे होते थे? सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। आगे हम पढ़ेंगे पीर और मंदिर के बारे में। तो आइए हम देख लेते हैं पीर क्या होता है। यहाँ दिया गया है पीर एक फारसी शब्द है, एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पढ़ते हैं पीर और मंदिर के बारे में। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। तो 16वीं शताब्दी में लोगों ने क्या किया, एक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल जो कि कम उपजाऊ क्षेत्र था उसको छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जाकर बस गए, जो कि जंगली और दलदली इलाका था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआरे तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जाति थे किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो पीर क्या करते थे? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाते थे। आगे इन पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। आगे
यहाँ बगल में जीववाद के बारे में दिया गया है। यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। अब इसके पहले मस्जिद बन रही थी, अब क्या है, मंदिर बनाने का दौर आ गया, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा, जो कि हमने अध्याय 2 और 5 में पढ़ा है, हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। किसके माध्यम से? धार्मिक स्थल के माध्यम से, जैसे मंदिर, मस्जिद। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। आगे यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, चित्र 11 और चित्र 12, जो चित्र 11 है, ये 2 चाला छप्पर की झोपड़ियाँ हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये 2 चाला छप्पर की झोपड़ी है और इसके बगल में ही एक चौचौपाला मंदिर है। ये आपको एक चौचौपाला मंदिर दिख रहा है, चौचाला मंदिर है, और ये 2 चाला। 2 चाला और चौचाला क्या होता है, यहाँ आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ चित्र 13 दिखाया गया है, जो चित्र 13 में गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पट्टियाँ, जो कि विष्णुपुर की हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये विष्णुपुर की मंदिर है, ये मिट्टी की एक पट्टियाँ हैं जो कि विष्णुपुर की हैं। आगे इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी कि 2 छतों वाली, या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। हमने अध्याय 5 में बंगाली गुंबद के बारे में पढ़ा था। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। आपको याद आ रहा होगा कि हमने अध्याय 5 में बंगाली शैली के बारे में पढ़ा था, वो कैसा था? अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भागों में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। विष्णुपुर के जो मंदिर थे वे कैसे थे? अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के थे। आगे मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। बंगाल में मछली और धान की जो उपज होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। आज भी वहाँ पे मछली और धान अधिक मात्रा में उपजाई जाती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब
बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दी है। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी है। आगे यहाँ चित्र है जो कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक जो कि आरामबाग में है। आगे हम पढ़ेंगे, ये लास्ट है हमारा, जो कि हम अन्यत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इन भावनाओं को और अधिक बल दिया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ।